और आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरीज। देश की जीडीपी ग्रोथ मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून के दौरान 7.8% रही है। यह पिछली 4 तिमाहियों का सबसे बड़ा आंकड़ा है, सबसे अधिक आंकड़ा है। इससे पहले मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही थी, जबकि पिछले साल जून तिमाही में लो बेस के चलते जीडीपी ग्रोथ 13.1% रही थी। इस दौरान यानी कि अप्रैल जून तिमाही के लिए आरबीआई ने 8% ग्रोथ का अनुमान जाहिर किया था और केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कैपिटल एक्सपेंडिचर, खपत से जुड़ी मजबूत मांग और सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में उछाल में इसकी वजह से अच्छी जीडीपी ग्रोथ हासिल करने में मदद मिली है। पहली तिमाही में कृषि सेक्टर ग्रोथ 2.4% से बढ़कर 3% रही है। तो ये एक बेहतर स्थिति हमें कृषि के मोर्चे पर भी दिखाई देती है। लेकिन ओवरऑल अनुमान के मुताबिक तो रहे हैं, लेकिन क्या कुछ चैलेंजेस भी हैं? क्या आने वाले समय में कुछ हेडविंड्स हैं जिनका हम सामना कर सकते हैं? बहुत सारी बातें बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान अदिति नायर जी हमारे साथ हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आईसीआरए इकरा की। बहुत बहुत स्वागत है अदिति जी हमारे शो पर आपका। मैम, आपका अनुमान 8.5 के आसपास था, आया 7.8। कुछ खास वजह आप मान रही हैं मैम? देखिए, डेफिनेटली आज का अनुमान जो आज का आंकड़ा आया है वो अच्छा तो है, लेकिन हमारे अनुमान से थोड़ा कम ही है। तो जो एक सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है हमारे अनुमान और एनएसओ के फिगर में, वो है मैन्युफैक्चरिंग। हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि इस क्वार्टर में आईआईपी की ग्रोथ जो थी, मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम्स की, वो भी अच्छी थी। पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में कमोडिटी प्राइसेस काफी नीचे थी। तो इससे जैसे हमने कंपनीज के रिजल्ट्स में भी देखा कि टॉप लाइन ग्रोथ तो काफी म्यूटेड थी, लेकिन मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट काफी सेक्टर्स में हमें दिखी थी। तो हमें लगा था कि इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, जीवीए जिसे कहते हैं, उसकी ग्रोथ में एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई थी। लेकिन जो आंकड़ा अभी एनएसओ की तरफ आया है वो काफी हमारे एक्सपेक्टेशन से तो म्यूटेड ही है। और हमें ये लग रहा है कि शायद वीक एक्सपोर्ट्स मेन स्पॉइल स्पॉट रहे हैं इस बिलो एक्सपेक्टेड नंबर के पीछे। ये कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सपोर्ट्स का फिर आप कारण क्या मानती हैं? क्योंकि 8 क्वार्टर के डबल डिजिट ग्रोथ के बाद अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो थोड़ा सा कंसर्न वाला एरिया लगता है। ये क्या कारण आप इसको मानती हैं मैम? देखिए, इसको अब हम दो तरह से देखेंगे, एक तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स और एक सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में ग्लोबल डिमांड भी अभी थोड़ी हल्की है। साथ ही साथ जैसे मैं पहले कह रही थी, जब कमोडिटी प्राइसेस कम होते हैं तो उससे जो वैल्यू ग्रोथ है उस पर इम्पैक्ट हो जाता है। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में तो हमने अब काफी महीनों से सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन देखा है। दूसरी बात रही सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की, वो अभी भी ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन पेस ऑफ ग्रोथ कम हो गया है। बट अगर हम दोनों को ऐड करें, अगर दोनों को हम जोड़ें, मर्चेंडाइज और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, तो कुछ महीने पहले तक एग्रीगेट एक्सपोर्ट्स में हल्की सी ग्रोथ चल रही थी। लेकिन पिछले 1-2 महीनों में हमने ये देखा है कि सर्विसेज जो हैं वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्शन को अब ऑफसेट नहीं कर पा रहे हैं। तो एग्रीगेट एक्सपोर्ट्स में अब हमको एक वाई वाई डिक्लाइन दिख रही है। लेकिन क्यू ऑन क्यू में सब ये क्योंकि सब फोकस उसी पे कर रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें पूरा साल का एक एक अच्छी पिक्चर की हमें वो एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं? या जो आपके प्रिडिक्शन थे, आपके 2 प्रिडिक्शन थे, जो एक तो 8.5 का था, दूसरा आपका जो प्रिडिक्शन था वो सेकेंड हाफ में इस फिस्कल के कुछ हेडविंड्स की आपने जिक्र किया था, तो वो हेडविंड्स क्या बने हुए हैं? और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से कम रहे हैं डेटा, तो वो हेडविंड्स का चैलेंज क्या ज्यादा बढ़ता है मैम? देखिए, ये जो क्वार्टर अभी खत्म हुआ है उसमें बेस अभी भी काफी सपोर्टिव था, तो ये पेस ऑफ ग्रोथ तो आगे सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इन एनी केस आगे के 3 क्वार्टर्स में ग्रोथ जो है वो 7.8% से काफी नीचे होगी। अब कितना नीचे होगी वो हमें देखना है। हेडविंड्स तो देखिए हैं, अब आईएमडी ने बोल दिया कि सितंबर में रेनफॉल की जो उन्होंने रेंज दी है उसका अगर हम टॉप एंड भी ले लेते हैं
तब भी अगस्त की डिफिशियंसी को वो वाइप आउट नहीं कर सकता। तो ये पूरा मानसून सीजन 4 महीने का जो होता है वो इस साल का तो अब बिलो नॉर्मल ही रहेगा, जिस तरह से आज आईएमडी का एस्टिमेट आया है। तो क्लियरली वो तो इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे और रूरल सेंटिमेंट पे आएगा ही आएगा। अभी क्या यील्ड पे अफेक्ट होगा, पहली तो ये बात है। खरीफ की सोइंग ओवरऑल फ्लैटिश है पिछले साल के मुकाबले, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स पिछले साल से उनकी कम सोइंग हुई है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात कि आपका यील्ड पे अब आगे जाके क्या इम्पैक्ट होगा। तीसरा, आपके ग्राउंड वाटर लेवल्स और रेजर्वोयर लेवल्स कहाँ पे आके कितने नीचे आएंगे और उससे रबी सोइंग पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो मेरे हिसाब से जो रूरल डिमांड है वो एक थोड़ा कॉशियसनेस तो बनी रहेगी आगे जाके। और इन्फ्लेशन कहाँ जाके ठहरती है उससे अर्बन डिमांड पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये तो एक रिस्क फैक्टर है ही जो हमको वॉच आउट करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक्सपोर्ट्स का हमने ऑलरेडी जिक्र किया। एक्सपोर्ट्स का आउटलुक भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा अभी नहीं है। और तीसरी, जो मॉनेटरी टाइटनिंग पिछले साल से हुई थी उसका क्या कुछ अगर लैग्ड इम्पैक्ट अभी और है हमें देखने के लिए, वो भी एक, मैं कहती हूँ रिस्क फैक्टर तो नहीं बट डेफिनेटली एक फैक्टर है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैम। चौथी बात, गवर्नमेंट कैपेक्स हमने फ्रंट लोडेड देखा है Q1 में। लेकिन क्या आगे जाके जैसे हम इलेक्शंस के पास जाते हैं तो कभी कभी वो मोमेंटम थोड़ा धीमा हो जाता है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिससे आगे आने वाले क्वार्टर्स की ग्रोथ इस 7.8% से कम हो। मैम, कैपेक्स का आपने जिक्र किया, अब उसमें कई बार ये भी कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट का सारा दारोमदार गवर्नमेंट ने उठा रखा है। आज सीए साहब भी कह रहे थे कि हम फोकस कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में, बट अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है उतना उतना शायद वो वहाँ पर एक थोड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है। तो सारा का सारा दारोमदार अगर सरकार अपने ऊपर रखेगी पैसों का, तो ये कब तक, कितना आपको लगता है कि कब तक चल पाएगा ऐसा अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो? देखिए, कंडीशंस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने के तो बन रहे हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ गया है, उस लेवल पे आ गया है जिसके बाद जनरली प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इम्बोल्डन होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरी बात, अगर आप पिछले साल के प्रोजेक्ट्स अनाउंसमेंट देखें वो भी बहुत हाई लेवल पे हैं। अब सारा इन्वेस्टमेंट इकट्ठे तो नहीं आता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता है, बट एटलीस्ट दोज कंडीशंस आर आल्सो लुकिंग क्वाइट गुड। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का जो हमने अप्रूवल्स देखे हैं Q1 के लिए वो बहुत ही ऊंचे हैं। तो मतलब कहीं तो इंटेंट है ना प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्ट करने की। और वो कितनी जल्दी सामने आएगी वो देखने को रहेगा। तो जो सीए साहब कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन आगे लगातार बढ़ता रहेगा, तो क्या हम देखें कि कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज़ हैं या जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज़ हैं अगर वो बढ़ती हैं तो वो थोड़ा सा पुश करेंगी हमारे लिए एक बेहतर पोजीशन में आने के लिए मैम? डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन का इस क्वार्टर का ग्रोथ वैसे तो अच्छा है लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नीचे है। जो लीड इंडिकेटर्स थे वो हमें ज्यादा होपफुल बना रहे थे कंस्ट्रक्शन के पेस ऑफ एक्सपेंशन के लिए। आगे जाके देखिए, दो तीन चीजें होती हैं। एक तो जब मानसून इतना अच्छा नहीं होता तो वो थोड़ा विंडो बढ़ा देता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए। तो वो Q2 में थोड़ा सपोर्टिव हो सकता है। अगस्त काफी ड्राई महीना रहा है। फिर उसके आगे जाके जो गवर्नमेंट कैपेक्स की स्लो डाउन की तो हमने बात कर ही ली, वो एक फैक्टर रहेगा। और तीसरा फैक्टर ये रहेगा कि अगर और रेट हाइक नहीं होते तो अभी तक जितने रेट हाइक हुए हैं उनका आगे जाके रियल एस्टेट की डिमांड पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि आरबी सॉर्ट ऑफ सेंटिमेंट हैज टेकन केयर ऑफ जो अभी तक का रेट हाइक्स हुए हैं। तो वो भी एक थोड़ा सा फैक्टर है जो आगे जाके हमें देखना पड़ेगा। बट कंस्ट्रक्शन का इमीडिएट टर्म में तो कम से कम रेनफॉल की वजह से आउटलुक थोड़ा बेटर है। ओके मैम, एक अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है ग्लोबल लेवल पे और इसी वजह से जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं बार बार कह रहे हैं कि वो एक डाउनसाइड रिस्क दे रहे हैं हमें। वो दबाव तो है, लेकिन इसमें आप इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर मोमेंटम किस तरह का देख रही हैं अभी? अगर हम Q1 को देखें तो Q1 में इन्वेस्टमेंट ग्रोथ 8% पे थी, जो काफी अच्छा नंबर है। पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम है लेकिन आई थिंक वो नेसेसरली कंपैरिजन हमें नहीं देखना चाहिए। और दूसरी बात, अगर हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को देखें तो वहां पे 6% की ग्रोथ आई है, जो इस इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में आई थिंक काफी ठीक है। सिर्फ एक यही बात है कि जो कंजम्पशन है वो अनइवन है। ज्यादा डिमांड सर्विसेज की तरफ है और गुड्स के लिए थोड़ी कम है। तो वो जो अनइवननेस हम बहुत क्वार्टर से
आई थिंक पिछले 5 क्वार्टर से हम ये बात कर रहे हैं कि पीपल आर प्रायोरिटाइजिंग कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज ओवर गुड्स। तो मेरे हिसाब से वो ट्रेंड अभी भी चल रहा है। आगे जाके रूरल डिमांड की हमने बात कर ही ली। अवर डिमांड डेफिनेटली, अगर फेस्टिव सीजन के आसपास इन्फ्लेशन थोड़ी क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ज्यादा अगर हाई नहीं हो तो शायद फेस्टिव डिमांड इस साल भी अच्छी हो सकती है। ऑलराइट, मेरे दो सवाल और हैं मैम। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट सवाल इन्फ्लेशन को लेकर है। आज सीए साहब ने साफ तौर पर कह दिया कि कोई रियल कंसर्न नहीं है इन्फ्लेशन को लेके, या कोई आउट ऑफ कंट्रोल ऐसा हो जाए ऐसी भी कोई संभावना नहीं दिखती। सरकार और आरबीआई ने दोनों ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपनी तरफ से पर्याप्त कदम उठाए हैं। इन्फ्लेशन के मोर्चे पर जो मैनेजमेंट रहा है आरबीआई और सरकार दोनों की तरफ से, उससे आप संतुष्ट हैं मैम? ये क्वेश्चन इकोनॉमिस्ट को नहीं पूछना चाहिए। देखिए, रिस्क तो होते ही हैं। मॉनसून हर साल रिस्क होता है। वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता कि किस तरह की हमें मॉनसून मिलेगी। क्रूड ऑयल प्राइसेस आर एन एक्सोजेनस शॉक, वो भी इट्स अ रिपीटेड शॉक जो हमको डील करना पड़ता है। सब्जियों के दाम काफी ऑफर हम देखते हैं कि एकदम से ऊपर स्पाइक कर जाते हैं फिर वापस क्रैश कर जाते हैं। तो ये एक अपने में ट्रांजिटरी शॉक होता है जो हमें बार बार फेस करना पड़ता है। तो चैलेंजिंग तो है ही ओवरऑल इन्फ्लेशन की मैनेजमेंट, बट आई थिंक गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं। आरबीआई ने भी एक बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच लिया है। और हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि कोई भी इमीडिएट टर्म में कोई रेट हाइक सामने से आएगी फूड इन्फ्लेशन को देखते हुए। वेजिटेबल प्राइसेस का शॉक हमारे हिसाब से ट्रांजिटरी ही निकलेगा। मॉनसून का जो इम्पैक्ट है फूड प्राइसेस पे वो अभी देखना है। लेकिन मेरे हिसाब से रेट हाइक का ग्राउंड तभी बनेगा अगर फूड इन्फ्लेशन जनरलाइज होके कोर इन्फ्लेशन में आ जाती है और कम से कम 2 क्वार्टर्स तक हमें इन्फ्लेशन कोर की वजह से 6% के ऊपर दिखती है। तो आई थिंक द बार फॉर अ रेट हाइक इज क्वाइट हाई। लेकिन आई एम श्योर कि एमपीसी और आरबीआई बहुत वॉचफुल रहेंगे कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस ऊपर ना जाए। ओके, और इसको लेकर आज वी अनंत नागेश्वरन साहब ने, जो हमारे सीए हैं, उन्होंने ये भी कहा कि कोर इन्फ्लेशन क्योंकि लगातार घट रहा है उनके हिसाब से, और जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो फूड इन्फ्लेशन है वो ट्रांजिटरी है, तो संभवतः वो उस मोर्चे पर थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस जरूर ले सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल मैम, आप इमीडिएट चैलेंजेस क्या देख रहे हैं? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपने कहा था कि सेकेंड हाफ में कई हेडविंड्स हैं जो हमें दिख भी रहे हैं। ऐसे में हमारे सामने जो इमीडिएट चैलेंज है वो क्या होंगे और उनके लिए क्या समाधान होना चाहिए? देखिए, पहला चैलेंज तो यही है कि मॉनसून अब जो काफी क्लियरली बिलो नॉर्मल ही होगा, उसका एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना और रूरल कंजम्पशन एंड अर्बन सेंटिमेंट पे मिनिमाइज करना। दूसरी चीज, एक्सपोर्ट की आउटलुक, जो अभी कोई ग्लोबल ग्रोथ में बहुत अच्छा उछाल हमें नहीं दिख रहा है, तो वहां पे भी जो सिचुएशन है उसको मैनेज करना। तीसरा, ये मैं चैलेंज नहीं कहूंगी, ये जस्ट एक जो फ्रंट लोडिंग है कैपेक्स की, अगर वो मोमेंटम शिफ्ट करेगी क्वार्टर्स के बीच में, तो ये मैं चैलेंज नहीं, बट इट्स जस्ट समथिंग दैट वी आर पॉइंटिंग आउट, जो ग्रोथ को हो सकता है कि आगे जाके थोड़ा मॉडरेट कर दे। तो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स विल हैव टू फिल इन द गैप टू मेंटेन द मोमेंटम ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अदिति मैम, आपने वक्त निकाला और जीडीपी नंबर्स पर अपना विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी पहली कवर स्टोरी। अडानी ग्रुप पर ओसीसीआरपी यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने मार्केट से जुड़े बड़े आरोप लगाए हैं। ओसीसीआरपी की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों में हुए विदेशी निवेश पर सवाल उठाए गए हैं। अब वहीं इस पूरे मामले में अडानी ग्रुप ने बयान जारी कर आरोपों को खारिज किया है। पूरे मामले पर डिटेल देने के लिए हमारे साथ हैं अरमान नाहर। देखिए, अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर आपको वापस जो है फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है
फिर से अगर एक अगर आप देखें रिपोर्ट जो है वहाँ पर एलिगेशन जो है वो लगते हुए दिखे हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स जो है, जो अगर आप देखें इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिस्ट हैं उनके द्वारा जो है वहाँ पर आरोप ये है कि मॉरिशस के छिपे हुए फंड का इस्तेमाल जो है करके अदानी ग्रुप के शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, ये वो आरोप लगाते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ उनका ये कहना है कि अदानी परिवार से जुड़े लोगों ने इन फंड्स के जरिए अदानी ग्रुप के शेयर्स में निवेश किया है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग की अगर आप बात करें, अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो ये साफ नहीं था कि ये शेयर्स जो अदानी परिवार से जुड़े लोगों के पास ही हैं। अब इसी के साथ साथ अगर आप देखें जिसमें आपको एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड जो है वहां पर उन्होंने ये कहते हुए दिखे हैं कि उनके 2 लोग जो हैं वो विनोद अदानी जी से जो है उनसे एसोसिएट हैं। और विनोद अदानी जी जैसा कि आपको पता है कि वो गौतम अदानी साहब के जो है वो बड़े भाई हैं। और उनका ये कहना है कि ये जो अगर आप देखें इन फंड का जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य यही था कि अदानी ग्रुप के शेयर्स को खरीदने और बेचने का। हालांकि अगर आप देखें अदानी ग्रुप की यहाँ पर सफाई भी उन्होंने आती हुई दिखी है। उन्होंने कहा है कि अदानी ग्रुप ये जो आती हुई दिखी है रिपोर्ट, इसका खंडन करते हुए दिखे, ये खबर का खंडन करते हुए दिखे हैं। और उसके साथ साथ ये उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से अडानी ग्रुप के शेयर्स को टारगेट करके मुनाफा कमाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और इन शॉर्ट सेलर्स पर एजेंसीज की जो है ऑलरेडी जांच भी चल रही है, ऐसा ऑलरेडी उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी आता हुआ दिखा है। और ऐसा अगर आप देखें जो एलिगेशन जो लगा था, जो ऑर्गेनाइज क्राइम और करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट जो है वो ये एलिगेशन लगाते हुए दिखे थे, जिसपे उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है। थोड़ा सा राजनीतिक हलकों की तरफ बढ़ते हैं और आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी का करते हैं रुख। इंडिया यानी कि INDIA की बैठक से पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने अदानी मामले को लेकर सवाल भी उठाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया के 2 बड़े अखबारों में अदानी ग्रुप में 2 विदेशी निवेशकों पर सवाल उठाए गए हैं। राहुल ने कहा कि अदानी पर खुलासे से देश की छवि पर असर पड़ा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर अदानी मामले की जांच JPC से कराने की मांग भी की। $1 बिलियन यहां से जा रहा है, स्टॉक प्राइस इन्फ्लेट की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। जिसने इन्वेस्टिगेशन किया उसको अदानी जी ने मतलब अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। तो ये हिंदुस्तान की इमेज को डैमेज कर रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री को एकदम एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हां हम JPC लागू करेंगे, JPC इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन होगा अदानी। इंडिया गठबंधन के नेताओं का आज मायानगरी मुंबई में जमावड़ा लगा हुआ है। 28 पार्टियों के 63 नेता मुंबई में NDA को 2024 चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने से क्या रोक पाएंगे, इस बात पर आज मंथन हो रहा है। विपक्ष की इस मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री पद के लिए कई दावेदार सामने आ चुके हैं, तो वहीं राज्यों में भी अलग अलग जंग छिड़ी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने PM पद के उम्मीदवार को लेकर कहा कि उन्हें नहीं लगता कि किसी प्रधानमंत्री पद के चेहरे की घोषणा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव का इंतजार कीजिए, बहुमत मिलने दीजिए, उसके बाद PM का निर्णय कल लिया जाएगा। अब आपको इस बैठक की कुछ और अहम बातें भी बता देते हैं। इंडिया गठबंधन का एक लोगो भी जारी आज किया जा सकता है, जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। इसके अलावा गठबंधन की रीस्ट्रक्चरिंग पर भी आज चर्चा होगी। ये मोटे मोटे आज के जो एजेंडा है उनमें से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिसर्च विंग के साथ ही 5 से 7 प्रवक्ता भी तय किए जाएंगे और ये अलग अलग पार्टी से स्वाभाविक रूप से लिए जाएंगे। और ये पूरे के पूरे विपक्ष का जो एक गठबंधन, एक मंच तैयार हुआ है INDIA का, ये उसके बिहाव पर ये प्रवक्ता अपनी बात लोगों तक और मीडिया तक पहुंचाएंगे। कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को INDIA गठबंधन का मुख्य संयोजक बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार ये इस पद को ठुकरा चुके हैं। स्वाभाविक रूप से जो अगली चॉइस जो है उसके रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की चर्चा तो चल रही है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये अभी देखना लाजमी होगा। इसके अलावा जो आज का हमने जो टॉपिक रखा है, दल तो मिले हैं, स्वाभाविक रूप से मुंबई में सारे दल मिले हैं, लेकिन इन दलों के दिल क्या मिल पाएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल।
और इसी सियासी सवाल के साथ इस वक्त हम चलते हैं इसके विश्लेषण के लिए अंकुश श्रीवास्तव जी के पास। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, राजनीतिक टिप्पणीकार भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है अंकुश सर हमारे शो पे। धन्यवाद। सर आज का आउटकम अगर आप कुछ प्रेडिक्ट कर पाए अपने अनुभव से, क्या नतीजा निकलेगा? कुछ ठोस बात निकलेगी? लोगों ये तो सब क्लैरिकल चीजें तो सर हो जाएंगी, लेकिन जो ठोस राजनीतिक स्वरूप निकलना चाहिए उसके बारे में आपका विश्लेषण क्या है सर? बहुत कुछ आपने अपनी तरफ से दीपक जी बता दिया है। अब ठोस निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ठोस है क्या? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के या गठबंधन का हिस्सा तब होता है या तो सब साथी मिलते रहें, बात करते रहें, होते रहें और उसका एक नेता तय हो। नेता मतलब कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं, संयोजक तय हो, एक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो, एक कोई और जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, चीज़ें हैं, सीट बंटवारे को लेकर के वो तय हो। 3 बैठकें 3 महीने में हो चुकी हैं, अभी सिर्फ मेल मिलाप मिलन हो रहा है और फाइनली फैसला किस बात पर होगा कि लोगो क्या है। तो लोगो ये भी तय है कि इंडिया नाम है, INDIA है, तो INDIA को आप किस तरह लिखें? आप तो मार्केट मायावी दुनिया में हैं और आप ये सब काम देखते रहते होंगे कि आई कितना बड़ा हो, जो IN कितना हो, डी कितना बड़ा हो, फिर दोबारा आई बहुत छोटा हो जाए, ए कितना बड़ा हो। इससे कोई बहुत फर्क सिर्फ मार्केट में तब पड़ता है जब आप कोई एक नया प्रोडक्ट ला रहे हो, नई चीज़ें कर रहे हो। यहाँ तो सबने आपने 3 महीने से एक ढोल बजी रहा है। असली चीज़ पे आइए, वो असली चीज़ पे लगता है सहमति नहीं होने पा रही है। कन्वीनर का नाम पे सहमति, और जो मोटा मोटी लग रहा था कि खड़गे साहब के नाम पे हो जाएगी। पहली बैठक में नीतीश कुमार आए, आगे दूसरी बैठक में ममता छीन ली उन्होंने, फिर उसके बाद में और चीज़ें बन के सामने आ रही हैं। और अब तो प्रधानमंत्री पद के लिए जिसके पास एक सीट भी नहीं, वो भी कह रहा है कि हमारे यहाँ भी नेता दावेदार है। तो वो ऐसी स्थिति में बहुत कई बार ऐसा लगता है। मैं अभी बहुत टाइम है, राजनीति में हमेशा कभी भी कुछ भी हो सकता है वाली की मुद्रा होती है और थोड़े बहुत समय की ज़रूरत होती है। तो अभी तक लेकिन कोई कॉन्क्रीट चीज़ें ना आने से क्या होगा कि जो वोटर है उसके मन में संशय होगा, उसको हंसी का पात्र होगा। और राहुल गांधी की शादी कराने के लिए ये बैठकें नहीं हो रही हैं या उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके लिए नहीं हो रही है। ये एक देश को कॉन्क्रीट आप एक वो देना चाहते हैं, स्वरूप देना चाहते हैं कि मोदी के अगेंस्ट में कौन, मोदी के खिलाफ में क्या बाजार मोदी के खिलाफ में है, मन खिलाफ में है, राजनीति खिलाफ में है, लोग कितने खिलाफ में है। स्टेट स्तर पर दूसरी चीज़ हो जाती है। कई चीज़ें आपको हो सकता है कि लगे कि वो काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, मुंबई में है या महाराष्ट्र में है, तो ये संभावना है कि शिवसेना जो शिंदे की है उस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना भारी पड़ जाए। इससे स्थानीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर हो सकता है, लेकिन क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी बात हो सकती है? बिहार में जब तक मीटिंग शुरू हुई थी तब तक नीतीश कुमार बहुत आगे थे, लेकिन अचानक वो बहुत पीछे चले गए हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? तो वो समीकरण और उसमें ग्रुपबंदी होना, फिर 16-17 से 26 तक आना, लाने के लिए सोनिया गांधी का एक्टिव होना, सोनिया गांधी को जितना एक्टिव होना था हो गई। बीच बीच में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से करते रहते हैं और अब राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं वो, तो उनकी एक अलग अहम भूमिका होगी और उनके पास काफ़ी लंबा अरसा है। क्या कांग्रेस ये बर्दाश्त कर पाएगी भविष्य के लिहाज से? अंकुश सर, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि चुनाव पूर्व किसी चेहरे का एक छाता लेना, उसका आवरण लेना या उसकी आड़ लेना या उसको नेतृत्व के रूप में स्वीकार करना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है विपक्ष के लिए? क्या किसी चुनाव पूर्व किसी एक चेहरे के बिना सब के सब एक साथ एक ताकत से मिलकर आगे नहीं बढ़ सकते? क्या ये चुनाव पूर्व एक चेहरे का होना क्यों जरूरी है सर?
इसलिए ज़रूरी है कि 3 बैठकों में के बाद ये आने लग गया कि साहब हमारा नेता भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, हमारा नेता भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। नीतीश कुमार किनारे कह चुके हैं, अपने आप में मनते कहें बेमनते कहें, लेकिन फिर उनकी दावेदारी पेश की जाने लगी है। राहुल गांधी एकदम से जो पीछे दिनों में नहीं थे, आज भूपेश बघेल ने कह दिया कि साहब राहुल गांधी सर्वोच्च और सबसे पसंदीदा दावेदार होंगे। तो ये अपनी अपनी पेशबंदी जो होती है, ममता बनर्जी को लगता है कि आज की तारीख में किसी भी राज्य से अगर कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा सीटें वो निकाल सकती तो वही होंगी। तो अगर वो एक राज्य से उतनी सीटें निकाल सकती हैं, जिसके जो कहा जा रहा है कि 25, 26, 27, 30 तक सही, तो वो बड़ी नंबर होगा और किसी के पास वो नंबर नहीं होने जा रहा है। ये सब देख रहे हैं सामने से, तो वो क्यों नहीं दावेदार हो सकती हैं। तो अगर प्रधानमंत्री के पद होना, फिर उसका स्टेचर बढ़ना, आप बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, चंद्रबाबू नायडू कितने ताकतवर मुख्यमंत्री थे, लेकिन जैसे ही सत्ता से हटे किनारे हो गए बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री चाहे वो कुछ दिनों का हो, कुछ महीने को हो, 90 के दशक में हमारे देश ने कई प्रधानमंत्री देखे, तो तब भी उनको याद किसी ना किसी बहाने किया जाता रहा है। वो एक बड़ा लेवल होता है, तो उसमें वो इच्छाएं तो सबकी होंगी। और फिर उससे बड़ा फायदा ये होता है कि दूसरी पीढ़ी, चाहे वो अभिषेक के रूप में हो, चाहे अखिलेश के रूप में हो, चाहे वो राहुल गांधी के रूप में हो, वो सामने प्रतिस्थापित हो जाती है। तो ये होता रहेगा, इसलिए बहुत मुश्किल काम है नाम पर एक ही। और यानी आप कह रहे हैं कि ये जो विपक्ष का INDIA है सर, इसमें जो पहला लेटर है आई, वो भारी पड़ रहा है। आई यानी कि मैं, बिल्कुल आई तो सब जगह भारी पड़ता है, हमारे आपके काम में आई भारी पड़ता है। तो वो तो बड़ी सरकार मिलने की आशा है। कोई किसी को, एक देश को नए नेतृत्व के लिए बहुत, मुझे नहीं लगता, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि देश को नया नेतृत्व, नई दिशा, नया रूप, नया विचार देने की बात नहीं हो रही। बात सिर्फ हो रही है मोदी को हटाओ की। बात सिर्फ हो रही है कि मोदी को हटाओ तो हम में से 6-7 लोगों में से एक को लाओ, और एक को लाने के लिए पेचबंदी की थी। तो राजनीति का स्तर अब सिर्फ मैं पे आ गया है, मैं कैसे रहूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, इसी पर आ गया है। तो क्या कहा जा सकता है। तो ठीक है, सर मेरे पास वक्त की कमी है। एक जाते जाते एक संक्षेप में आपकी टिप्पणी चाहूंगा। अगर संयोजक मल्लिकार्जुन खड़गे बन जाते हैं, उनकी एक्सेप्टेंस कैसी रहेगी, स्वीकारोक्ति, संक्षेप में सर? देखिए, मुझे लगता है सबसे सर्वयुक्त उपयुक्त नाम वही होंगे, क्योंकि जो गलतियां होंगी, जो कमियां होंगी, वो खड़गे जी के बहाने सर पर फूटेंगी, और जो उपलब्धि होगी वो तय है। अगर कांग्रेस ज़्यादा थोड़े नंबर्स पे आ जाती है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हिस्से में ज़्यादा जाएंगी, ना कि खड़गे जी के हिस्से में। और वैसे भी कांग्रेस की इस समय नीति है कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को कमज़ोर किया जाए, चाहे वो ठीक है कि बस बहुमत ना मिले, थोड़ा कम क्या, काफ़ी कम मिल जाए तो उनका काम होगा, बन भरा कोई और जाए एनडीए में। लेकिन इस समय रणनीति 24 की जो लड़ाई है वो 29 के मद्देनजर की जा रही है कि किसी तरीके से कमजोर करो। वो अभी कितना होगा, यानी कि एक कई सवाल हैं, तस्वीर साफ होने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन ये विपक्ष का ये जो कुनबा है, गठबंधन है, ये किस दिशा में आगे बढ़ेगा, अब इस पर बहुत सारे संशय हैं। देखेंगे कि आगे क्या मुकम्मल तस्वीर बनकर उभरती है। बहुत बहुत शुक्रिया कुशल, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल ला सकती है और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बिल लाया जा सकता है। इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर भी बिल लाने की उम्मीद है। इस खबर पर डिटेल्स दे रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे। 11 अगस्त तक जो सत्र चला है, उसके बाद अब ये जो स्पेशल सत्र बुलाया गया है बीजेपी की तरफ से, ये एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कि बीजेपी इसमें हो सकता है कि कुछ बड़े बिल लेकर आए, जैसे कि आपने 3 बिलों का नाम लिया। इसके अलावा और भी 2-4 बिल जो बड़े हैं, जो बीजेपी उसको लेकर आना चाहती है, वो भी लेकर आएगी। इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात जो लगातार आडवाणी जी भी करते रहे हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता
नेता हैं, उन्होंने भी ये बात बहुत पहले उठाई थी और लगातार बीजेपी भी इस बात की तरफ इशारा करती रही है कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन का एक प्रावधान होना चाहिए ताकि स्टेट से लेकर लोकसभा के इलेक्शंस एक साथ हो जाएं। इसके अलावा महिला आरक्षण बिल को लेकर भी एक बड़ा प्रस्ताव लाया जा सकता है, वो भी पास करवाने की पूरी तैयारी है। इसके अलावा यूसीसी पर भी बातचीत चर्चा हो सकती है। इसके अलावा और तमाम जो अन्य बिल हैं उस पर भी बातचीत हो सकती है, लेकिन ये 5 दिन की जो संसद की सत्र होगा और इसमें 5 बैठकें भी होंगी और लगातार जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने भी ट्विटर के माध्यम से ये ट्वीट भी किया था कि मैं चाहता हूं कि सब लोग शांति के साथ इस सत्र में, इस विशेष सत्र में शामिल हों और सरकार का साथ दें, देश की जनता का साथ दें, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो मानसून सत्र निकला है इसमें मणिपुर को लेकर किस तरीके से विपक्ष ने बवाल किया था और एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सरकार के खिलाफ लेकर आए थे और प्रधानमंत्री को बोलने के लिए मजबूर करने के लिए ये सारी प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो अब इसके बाद सरकार, क्योंकि G20 का समिट हो रहा है दिल्ली में और 8 से 10 तारीख तक ये पूरा का पूरा प्रोग्राम चलेगा। 9 और 10 को ये समिट होना है दिल्ली में और उसके बाद ये जो विशेष सत्र है ये बुलाया गया है। तो इसमें 100% आप मान के चलिए कि कोई बड़ी चीज़ बीजेपी की तरफ से करने की उम्मीद है जो आने वाले 2024 के इलेक्शन के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अभी तक इस पर कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव प्रतिक्रिया किसी विपक्ष की ओर से नहीं आया है। उसके पीछे भी कारण है कि मुंबई में जो बैठक चल रही है उसमें अभी तमाम नेता व्यस्त हैं, लेकिन अभी सुबह तक पता चलेगा कि किस तरीके के इसमें कमेंट्स आएंगे, बयान आएंगे, तब आगे पता चलेगा कि इसमें क्या कुछ और होना है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे जैसे G20 के शिखर सम्मेलन की बैठकें, जो बैठक है महत्वपूर्ण बैठक, वो पास आती जा रही है, दिल्ली पूरे जोश के साथ अपने मेहमानों के स्वागत करने की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तो भारत आने के लिए बेताब हैं, लेकिन चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के दिल्ली पहुंचने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हाल ही में चीन के चालबाज नक्शे के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच दिल्ली अपने सभी मेहमानों के स्वागत के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रही है। G20 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने लाव लश्कर के साथ दिल्ली में आने की तैयारी कर चुके हैं। वहीं दिल्ली के बड़े बड़े होटलों पर हेलीकॉप्टर भी मंडरा रहे हैं, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने पर सस्पेंस पैदा हो गया है। हम सबसे पहले बता दें कि अपने खास विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए दिल्ली कैसे तैयारी कर रही है। यहाँ इस होटल के ऊपर हेलीकॉप्टर ड्रिल कर रहा है, यानी साफ है कि विदेशी मेहमानों की सुरक्षा को पूरी तरह से चाक चौबंद किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा के लिए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की टीमें दिल्ली आना शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति बाइडेन की सुरक्षा के लिए ब्लैक कैट कमांडो और एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि जो बाइडेन के साथ साथ उनके करीब 350 प्रतिनिधि भी साथ आ रहे हैं। वहीं G20 में शामिल होने के लिए दिल्ली पधार रहे विदेशी मेहमानों के लिए खास तौर पर इन गाड़ियों को लाया गया है। जहां जो बाइडेन भारत आने के लिए बेताब हैं, वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली में स्वादिष्ट मोटे अनाज से बने पकवानों का मजा लेने से चूक सकते हैं। दुनिया भी भारत की तैयारियों को लेकर लोहा मान रही है। This G20 presidency is completely different. We want to use the G20 to prepare to make the world ready for India. We also want India to be ready for the world. We have not done the G20 as an official program. We have done it as a national celebration. खास बात यह भी है कि दिल्ली वासी भी अपने खास मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली वासियों को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन का महा आयोजन कर रहा है। जाहिर है ये देश के लिए ऐतिहासिक पल हैं। दिल्ली से मनीष शुक्ला और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
घरों की बिक्री के मामले में मुंबई ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में मुंबई में कुल 10,550 घरों की रजिस्ट्री हुई है। इससे राज्य सरकार को 790 करोड़ की आय हुई है। इस खबर पर और थोड़ा से डिटेल्स लेते हैं। दीपक यादव हमारे साथ है, मेरे सहयोगी। दीपक, बताइए कि किन किन सेगमेंट्स में ये घर बिक रहे हैं, कौन खरीदार है, किस तरह से ये पूरा ट्रेंड दिख रहा है? देखिए दीपक, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 10-10 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा तकनीकी तौर पर समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पहली बार 10,000 साढ़े 10,000 घर बिके हैं। इससे पहले भी आंकड़ा इससे ऊपर जा चुका है। अभी भी ये रिकॉर्ड जो है मार्च से नहीं टूटा है। मार्च में 13,151 घर बिके थे, जो बहुत ज़्यादा थे। 10 साल का रिकॉर्ड तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगस्त में अगर आप कहिए, सिर्फ अगस्त में, तो 2013 में अगस्त में जितने घर बिके थे उससे अगर आप साल दर साल आगे आते जाइए तो आज की डेट में यानी 2023 में सबसे अधिक घर बिके। अगस्त में इससे पहले इतने ज्यादा घर कभी नहीं बिके। हालांकि 10,000 से ज्यादा, जैसे कि मैंने पहले बताया, मार्च में 13,000 घर बिके थे, अप्रैल में 10,514 घर बिके थे, मई में थोड़ी बिक्री कमजोर हुई थी, फिर भी 9,800 घर बिके थे, जुलाई में 10,221 और अगस्त का आंकड़ा आपके सामने है 10,550 घर। अब कीमत के आधार पर अगर आप देखना समझना चाहें तो कीमत में 1 करोड़ से ऊपर के जो घर हैं, 1 करोड़ और 1 करोड़ से ऊपर के घर, उनका 57% हिस्सा है, यानी सबसे ज्यादा घर वही बिक रहे हैं। 1 करोड़ से नीचे के जो घर हैं कीमत के, उनका आंकड़ा 43% है, यानी 43% घर 1 करोड़ से नीचे और 57% घर 1 करोड़ से ऊपर के। बीते 3 साल में यह स्थिति बिल्कुल एक जैसी है, यानी 2021, 2022, 2023 में अगर आप देखिए तो जो 1 करोड़ से ऊपर के घर हैं, लग्जरी घर हैं, अपर मिड सेगमेंट है या अल्ट्रा लग्जरी घर हैं, उनकी सबसे ज्यादा डिमांड देखी जा रही है, सबसे ज्यादा बिक्री उनकी देखी जा रही है। अफोर्डेबल सेगमेंट की बिक्री लगातार कमजोर होती हुई दिख रही है, जो हमने इस बार भी देखा। अगर आप 10 साल के आंकड़े जनवरी और अगस्त के देखने की कोशिश करें, अभी जो आंकड़ा पेश हुआ है उसमें 8 महीनों की डिटेल दी गई है, तो 2013 में 44,583 घर बिके थे और 2021 के बाद से ये आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ा है। 2021 में 78,000, 2022 में 86,000, 2023 में 83,000 घर बिके हैं। तो ये एक काफी अच्छा मोमेंटम देखा जा रहा है कि सेल्स बढ़ी है, लेकिन सिर्फ मुंबई का ये आंकड़ा है। स्टैंप ड्यूटी के आधार पर बताया गया है कि कितने पंजीकृत हुए हैं घर स्टैंप ड्यूटी के आधार पर और क्या रेवेन्यू सरकार के पास आया। तो बाकी जगह का क्या हाल है? ये तो सिर्फ मुंबई की बात, वो उसमें बाकी शहरों में अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र में 2 ही शहर हैं जिनका डेटा हम देख पाते हैं। मुंबई है, पुणे है। हालांकि थाने का भी वो मुंबई में ही MMR में ही आ जाता है एक तरह से। तो मुंबई और पुणे का ही ज्यादातर हम डेटा देखते हैं, लेकिन ये डेटा हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं मुंबई की। मुंबई में स्टैंप ड्यूटी के आधार पर ये बात निकल कर आई है। 10 साल का रिकॉर्ड जरूर टूटा है, लेकिन सिर्फ अगस्त में 2013 से लेकर 2023 तक अगस्त में जो बिक्री हुई थी उसमें अब तक ये सबसे ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया इन डिटेल्स के लिए दीपक आपका, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं। इधर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के घर खरीदारों को सरकार राहत देने की तैयारी कर रही है। जिन बिल्डर्स पर अथॉरिटी का बकाया है, उनके बनाए बिल्डिंग्स में रहने वालों को सरकार राहत देने की तैयारी कर रही है। तैयार घरों में लोगों को बिना ओसी रहने की इजाजत मिल सकती है। साथ ही अधूरे घरों को तैयार कराने के लिए भी प्लान पर काम चल रहा है। और इस खबर पर थोड़ा और डिटेल लेते हैं। अमरीश पांडे से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, ये तो बड़ी अच्छी खबर एक तरह से है घर खरीदारों के लिए। एग्जैक्ट प्लानिंग क्या है सरकार की? दीपक, अभी आपने बताया कि मुंबई में बेतहाशा घर बिक रहे, रिकॉर्ड 10 साल का टूट रहा है। उधर नोएडा वाले 10 साल से परेशान है, क्योंकि उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पे उन्होंने 100% तक पेमेंट कर दी है, लेकिन वो अभी तक अपना घर नहीं पा सके थे। और यही सब देखते हुए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया था कि इन लोगों को राहत देने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। और उस समिति की जो सिफारिशें हैं, उसको सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हूबहू मान लेने की बात कही है। यानी कि अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो तमाम ऐसे स्टॉल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बायर्स को एक राहत मिल सकती है, जहां उनके लिए 3 तरह के अलग अलग फॉर्मूले हैं। पहला तो ये कि अगर प्रोजेक्ट पूरा है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि बिल्डर का किसी तरह का बकाया है अथॉरिटी पे, तो उन प्रोजेक्ट्स में बायर्स को रहने की इजाजत दी जा सकती है। इसके लिए जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगा। इसके अलावा
अगर प्रोजेक्ट में थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो उसको पूरा करने के लिए ऐसे तमाम बिल्डर्स का एक एस्क्रो अकाउंट बनाया जाएगा, जिसमें रेरा की निगरानी में ये एस्क्रो अकाउंट काम करेगा और उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम किया जाएगा। इसके साथ अगर प्रोजेक्ट में लंबित ज्यादा है मामले, यानी कि प्रोजेक्ट अधूरा है या फिर आधे से 50% या उससे कम पूरा है और बिल्डर उसको पूरा करने की इच्छा नहीं रख रहा है या फिर उसका सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसे में उस बिल्डर को सपोर्ट करने के लिए एडिशनल फंडिंग सरकार और केंद्र सरकार, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही देंगे, ताकि वो प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। और चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा लगता है कि बिल्डर इंसॉल्वेंसी में चला गया है, जानबूझकर चला गया है, तो उस पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसे बिल्डर के प्रोजेक्ट को अगर बायर ये चाहते हैं कि अपना एक एसोसिएशन बनाकर एक कंपनी रजिस्टर करके वो खुद इसके लिए काम करें, तो उसके लिए भी सरकार मदद करेगी। यानी कि ऐसे तमाम बिल्डर्स के लिए कि प्रोजेक्ट्स को बायर खुद ही पूरा कर सकेगा, बायर खुद ही बिल्डर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर एक अच्छी खबर, एक अच्छी पहल सरकार की तरफ से, और जल्दी इसका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद से सरकार इस पे काम करना शुरू कर देगी। यानी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर अगले कुछ दिनों में आने की उम्मीद है, जिसमें वो अपने घरों में जा सकते हैं, जिसका सपना उन्होंने बहुत पहले देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया अम्बरीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस त्योहारी सीजन अगर आप सस्ती फ्लाइट खोज रहे हैं तो इसमें सर्च इंजन गूगल आपकी मदद कर सकता है। गूगल ने अपने फ्लाइट सेक्शन को नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है। कैसे आप इस नए फीचर का लाभ उठा सकते हैं, कैसे आपको गूगल करके मिलेंगे सस्ती फ्लाइट्स, जानिए एकता सूरी से। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट कहाँ है बता देंगे। किस समय आपको टिकट बुक करनी चाहिए ताकि सबसे सस्ती टिकट मिले, ये भी बता देंगे। ये दावा हमारा नहीं है बल्कि है गूगल का। गूगल ने दरअसल अपने फ्लाइट सेक्शन को अपडेट किया है कुछ नए फीचर्स के साथ। सबसे सस्ती टिकट का दावा करते हुए गूगल ने कहा है कि आप उनके फ्लाइट सेक्शन में जाएं। चलिए ट्राई मारते हैं मुंबई दिल्ली की टिकट की, और वो भी ऐसे दिन जब बहुत ज्यादा रश होता है और बहुत टिकट्स एक्सपेंसिव मिलती हैं, 31 दिसंबर की। जब आप टिकट सर्च कर रहे हो तो यहाँ पर अगर आप ट्रैक प्राइजेस करना चाहते हैं, मसलन मुझे टिकट मिल रही है 5,700 रुपए के आसपास की, अगर मैं इससे भी सस्ती टिकट चाहती हूँ तो मैं नोटिफाई कर सकती हूँ गूगल को कि मुझे जब प्राइस ड्रॉप हो मुझे एक ईमेल आए जिसके लिए ट्रैक प्राइजेस को मुझे ऑन करना है। इसके अलावा दूसरे फीचर में अगर मुझे 5,705 रुपए से सस्ती टिकट चाहिए तो गूगल ये भी कह रहा है कि चीपेस्ट टाइम टू बुक इज 19 सितंबर टू 12 दिसंबर, यानी कि किस समय आपको टिकट सस्ती मिलती है वो भी डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से गूगल फ्लाइट में वो दिखता है। यहाँ पर ये भी आपको बताया जा रहा है कि ये जो टिकट है क्या वो आपको अमूमन जो प्राइस चलता है उससे महंगी मिल रही है, उसी दाम के आसपास मिल रही है, या फिर सस्ती मिल रही है। यहाँ पर मुझे उसी दाम के आसपास मिल रही है, मैं ये एनालिटिक्स देख सकती हूँ। जबकि जो दिन गूगल ने बताए हैं, जो डेट्स बताई हैं, उस दिन अगर मैं बुक करती हूँ तो मुझे करीबन 450 रुपए टिकट सस्ती मिल सकती है। ये जो फीचर है ये गूगल फ्लाइट्स में अपडेट हुए हैं, और यूएस में तो गूगल ने ये भी कहा है कि अगर कोई ऐसी फ्लाइट है जिसके साथ प्राइस गारंटी बैज है जो कि गूगल फ्लाइट्स में दिखेगा, अगर उस बैज से सस्ती टिकट मिलती है जब तक आप टेक ऑफ नहीं करते तो जो वो डिफरेंस है वो आपको जी पे कर दिया जाएगा। यानी कि सबसे सस्ती टिकट मिलने का दावा हो रहा है गूगल फ्लाइट्स पर। चलिए बात बाजार की कर लेते हैं। बाजार में मंथली एक्सपायरी के दिन जोरदार एक्शन देखने को मिला है। बाजार के प्रमुख इंडेक्स सुबह हरे निशान में खुले लेकिन अंत में लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 256 अंक टूटकर 64,831 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 94 अंक नीचे गिरकर 19,254 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 243 अंक टूटकर 43,990 के पास बंद हुआ। मार्केट का पूरा एक्शन बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। देखिए ऑगस्ट सीरीज की एक्सपायरी जो है हल्की गिरावट के साथ देखने को मिली। क्लोजिंग के समय आप देखिए निफ्टी में करीब 73-74 अंकों की गिरावट नजर आई। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो 160 अंक नीचे, हालांकि शुरुआत ठीक ठाक हुई थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए गेंस, और अंत में अगर आप देखें तो हल्की गिरावट के साथ दोनों इंडिसेस बंद हुए। निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो मारुति यहाँ पर गेंस देखने को मिले, सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ, टाटा स्टील, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिली। और गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो खबरों के बीच अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, बीपीसीएल, आयशर मोटर्स हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई
टच किया स्टॉक ने। BSE लिमिटेड ने लगातार तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। एमटा टेक लगातार खबरों में है और BHEL यहाँ पर भी ऑर्डर विंस के चलते 2.5% का इजाफा देखने को मिला। गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो दबाव बनाया सबसे ज्यादा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ने। अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी, अदानी टोटल गैस, अदानी विलमार, सभी में आपको गिरावट नजर आई। लेकिन अन्य स्पेस में NCC 10% का जोरदार उछाल, BF यूटिलिटीज यहाँ पर तेजी देखने को मिली। कल्याण ज्वेलर्स में 8.5% का मूव देखने को मिला और टीटागढ़ रेल सिस्टम यहाँ पर भी बड़ी तेजी देखने को मिली। लेकिन प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी 10% की बड़ी गिरावट। गोकुलदास एक्सपोर्ट खबरों के बाद कल 20% के सर्किट पर बंद हुआ था, आज 10% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। मेडप्लस हेल्थकेयर, TCNS क्लोथिंग, सूला विन्यास, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर आज आपको बड़ा एक्शन नजर आया। PVR आइनॉक्स में एक महीने में जोरदार तेजी देखने को मिली। आखिर क्या है इस तेजी की वजह, ये बता रहे हैं कुशल गुप्ता। जी, तो पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं कि PVR आइनॉक्स में दमदार चाल बनती हुई दिख रही है। 1500 के लेवल से अब आप देखिए ऑलमोस्ट 1800 के लेवल्स के आसपास PVR आइनॉक्स पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसा क्यों, आप देखिए यहाँ पर जो बॉलीवुड फिल्में रिलीज हो रही है वहाँ पर बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही हाल ही में जो रिलीज हुई ड्रीम गर्ल 2 आयुष्मान खुराना की, वहाँ पर भी पिछले 6 दिनों में आप देखिए 60 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म ने भी कर लिया है। हॉलीवुड फिल्में ओपेनहाइमर, बार्बी जैसी जो फिल्में हैं उन्होंने तो पहले ही अच्छा प्रदर्शन इन्होंने कर दिया है बॉक्स ऑफिस के लिहाज से, और इसी वजह से ये जितनी भी अभी बुलिशनेस दिख रही है आपको तमाम कंटेंट पाइपलाइन को लेकर और जो सक्सेस मिल रही है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए UBS ने यहाँ पर आय में 17% की बढ़त Q2 में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और साथ ही EBITDA लेवल पर लगभग 15% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की उम्मीद भी लगाकर चल रहे हैं। गदर 2 आप देखिए 600 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस लेवल पर यहाँ पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कंपनी ये फिल्म ने कर लिया है। जेलर का भी ऑलमोस्ट इक्वल सा ही रुझान आता हुआ दिख रहा है। फेस्टिव सीजन आगे है, सितंबर महीने में बड़ी कंटेंट पाइपलाइन है और इसी वजह से UBS ने अपने लक्ष्य यहां पर बरकरार रखते हुए खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 2150 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं और साथ ही जो घरेलू ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज है उन्होंने भी लगभग 2240 रुपए के टारगेट्स PVR आइनॉक्स पर दिए हैं। और अब बात करते हैं डिजिटल नटवर लाल के नए कारनामे की। इस बार डिजिटल नटवर लाल ने ठगी के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट की फर्जी वेबसाइट ही बना डाली। जानकारी मिलते ही सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। एडवाइजरी में नागरिकों की निजी जानकारी साझा करने से मना किया गया और एडवाइजरी में क्या है देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। साइबर ठगों की हिम्मत देखिए। इस बार जालसाजों ने सुप्रीम कोर्ट की ही फर्जी वेबसाइट बना डाली है। यानी न्याय के मंदिर के नाम पर साइबर ठग लोगों को निशाना बना रहे हैं। मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी वेबसाइट को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। दरअसल अभी धारा 370 समेत तमाम अहम मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वेबसाइट पर सर्च कर रहे हैं। बस इसी बात का फायदा साइबर ठग उठा रहे हैं। साइबर ठगों ने ऐसी फर्जी वेबसाइट बनाई है जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से मिलती जुलती है और वेबसाइट का URL भी लगभग मिलता जुलता है, ताकि लोग जालसाजों के चक्कर में आ सके। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से नोटिस में कहा गया है कि आधिकारिक वेबसाइट की नकल करते हुए नकली वेबसाइट बनाई गई है। URL से मनी लॉन्ड्रिंग के मकसद से व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी मांगी जा रही है। नोटिस में यूजर्स को कहा गया है कि हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट करें, साथ ही किसी भी तरह की जानकारी को साझा न करें, किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। अगर आपने गलती से भी फर्जी वेबसाइट पर क्लिक किया तो अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट का पासवर्ड बदलें, ताकि जालसाज आपकी पर्सनल डिटेल हासिल ना कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसरो ने आदित्य L1 को सूरज के ऑर्बिट पर ले जाने की तैयारी पूरी कर ली है। एक तरफ देश चंद्रयान 3 की सफलता से जोश में है, तो वहीं अब दुनिया भर की निगाहें हमारे वैज्ञानिकों के एक और चमत्कार की ओर लग गई हैं। अगले 40 घंटे हर किसी को इंतजार है कि कब श्रीहरिकोटा से हमारा आदित्य L1 मिशन आसमान को चीरता हुआ एक लंबे सफर पर चांद से भी दूर निकल जाएगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। ये धरती, चांद, तारे, इसरो के मिशन हैं सारे। पहले चंद्रयान, अब आदित्य L1। हेलो सूरज, मैं आ रहा हूं।
एक तरफ चांद की धरती पर पहुंचकर हमारा चंद्रयान मिशन नई नई खोज में जुटा है, नए और नायाब खुलासे कर रहा है, वहीं देश के महान वैज्ञानिकों ने सूरज को छूने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। आपके मन में सवाल होंगे कि क्या वाकई इसरो का मिशन आदित्य L1 सूरज की गर्मी को छू लेगा? क्या चंद्रयान 3 जैसा ही ये भी मिशन होगा? तो जवाब है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मिशन अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 से भी बड़ी और लंबी छलांग लगाने के लिए कमर कस चुका है। ये भारत का पहला सौर मिशन होगा, जबकि इसरो का ये 59वां मिशन है। 2 सितंबर को PSLV XL रॉकेट के जरिए 11:50 पर एक बार फिर पूरे देश और दुनिया की निगाहें भारत के श्रीहरिकोटा पर होंगी, जब आदित्य L1 अपनी यात्रा का शुभारंभ करेगा। आपको बता दें कि आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट पर 4 महीने बाद ही स्थापित होगा, यानी इसकी यात्रा 4 महीने तक जारी रहेगी और ये 15 लाख किलोमीटर का सफर भी तय करेगा। दरअसल जिस पॉइंट पर आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट जा रहा है, उस पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। इस मिशन को L1 पॉइंट पर ही क्यों भेजा जा रहा है, तो वो भी बता दें। आदित्य को सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। L1 पॉइंट के चारों ओर की ऑर्बिट को हेलो ऑर्बिट कहा जाता है। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। अब आपको बता दें कि आदित्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पर भेजने की वजह है क्या? आदित्य सूरज के किरणों पर होने वाली तपिश का पता लगाएगा, सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति समझेगा, तापमान के पैटर्न को भी समझेगा, साथ ही सूरज के वायुमंडल की जानकारी जुटाएगा और पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर का भी पता लगाएगा। आपको ये जानकर गर्व होगा कि चांद के पार ही नहीं, इसरो का धरती की कक्षा के बाहर जाने वाला ये 5वां मिशन होगा। फिलहाल देश चंद्रयान 3 की सफलता के बाद जोश में है और सूरज को छूने की कोशिश में अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है। और सूरज को छूने की कोशिश भारत की अंतरिक्ष यात्रा को नई दिशा भी देगा। अब आपको ले चलते हैं चांद की नगरी, जहां हमारा प्रज्ञान विक्रम की तस्वीरें खींच रहा है, धरती को चांद की सतह की सटीक और बेहद अहम जानकारी साझा कर रहा है। भारत के वैज्ञानिक दुनिया को दशमलव से लेकर सूरज की शक्ति का एहसास पहले ही करा चुके हैं, लेकिन अब इसरो भविष्य की खोज के लिए आगे बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिए। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिए। नमस्कार।